हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स के पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने भूगोल जो चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे उसका पार्ट 1 किया था। इस वीडियो में हम उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। अब हम लोग पढ़ने चलेंगे अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन का मतलब होता है जो पूरे विश्व भर का जिस पर हक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे देखो, ऐसे संसाधन का नियम तो अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन पर नियंत्रण किसका होता है, तो अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है। समुद्र तट से 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए समुद्र है और समुद्र के तट से 200 किलोमीटर दूर तक, अगर मान लो यहाँ पे इंडिया है तो 200 किलोमीटर इंडिया का हक होगा। ये श्रीलंका है तो 200 किलोमीटर श्रीलंका का होगा। इससे बाहर किसी भी देश का आधिपत्य नहीं होता है, मतलब किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। समुद्र तट से किसी देश का 200 किलोमीटर तक अधिकार होता है। 200 किलोमीटर के बाद उस देश का अधिकार नहीं होता है। बाकी जितना दूरी बचता है उसे क्या कहते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन के नाम से जानते हैं। यानी अंत पूरे विश्व भर का उस पर क्या होता है, तो हक होता है। ठीक है, यानी अगर ये इंडिया है, इंडिया से 200 किलोमीटर तक कोई वस्तु अगर निकलती है तो इस पर सिर्फ इंडिया का हक होगा। लेकिन 200 किलोमीटर के बाद अगर कोई चीज निकलेगा तो उस पर किसका हक होगा, पूरे विश्व का हक होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, तो हम लोग अंतरराष्ट्रीय संसाधन के नाम से जानते हैं। ऐसे संसाधन का उपयोग सिर्फ अनुसंधान हेतु अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जा सकता है। और यहाँ पे जो संसाधन प्राप्त होगा इसका मात्र प्रयोग होगा टेस्टिंग के लिए। किसके लिए? टेस्टिंग के लिए। अनुसंधान का मतलब होता है टेस्ट, जांच वगैरह के लिए उस चीज का प्रयोग किया जा सकता है। कोई देश कर सकता है अगर उसको इजाजत मिले तब। समझ गए अंतरराष्ट्रीय संसाधन। चलिए, तो आप लोगों ने पढ़ा कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। अगर कोई पूछे तो आपको इसका आंसर दे देना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं विकास के आधार पर संसाधन। बाबू सब देखो ध्यान से, विकास के आधार पर संसाधन देखो कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है संभावित संसाधन, एक होते हैं विकसित संसाधन। ध्यान देना, विकास के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। तो विकास के आधार पर कोई पूछेगा विकास के आधार पर संसाधन कितने भागों में बांटा गया है, तो कहिएगा 4 भागों में बांटा गया है। एक संभावी। संभावी किसे कहते हैं? जिसकी संभावना होती है, नहीं कहते हैं संभावी। संभावी का मतलब क्या होता है? संभावना होती है। तो ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, यानी वो मौजूद है और उनकी संभावना है कि कभी जरूरत पड़े तो उनका उपयोग हम कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो संभावित संसाधन कहते हैं। इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, क्या कहलाते हैं? संभावी संसाधन कहलाते। बोलो तो, ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिनका उपयोग माने भविष्य में किया जा सकता है, संभव किया जा सकता है, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है ना, उनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, उन्हें क्या कहते हैं, तो संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे हिमालय क्षेत्र के खनिज, हिमालय क्षेत्र के जितने भी खनिज हैं, मान लो कि ये जो हिमालय है, ये मान लो इंडिया का इलाका है, यहाँ पे जो हिमालय है, यहाँ के जो खनिज हैं उनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन संभावना है कि उनका उपयोग किया जा सकता है, तो इन्हें हम कहते हैं संभावित संसाधन। कोई दिक्कत? जिनका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम एवं महंगा है, उसी प्रकार राजस्थान एवं गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं। लेकिन अब तो विकास हो रहा है, परंतु अभी तक इनका सही रूप से विकास नहीं हो पाया है।
सही रूप से विकास नहीं हो पाया, लेकिन इनका विकास हुआ है राजस्थान और कहाँ पे, गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की काफी ज्यादा क्या है, संभावनाएं हैं। तो इनको क्या कहते हैं, तो संभावित संसाधन के रूप में जानते हैं। कोई दिक्कत? तो संभावित संसाधन किसे कहते हैं? और वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिनके उपयोग किए जाने की संभावना होती है, जिनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है अच्छा तरीके से, उन्हें क्या कहते हैं, संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे हिमालय क्षेत्र में मौजूद खनिज, ठीक है ना, अगर ज्यादा गहराई तक जाएंगे तो उनसे काफी ज्यादा मात्रा में वस्तुएं निकलेंगी जो काफी ज्यादा कॉस्टली होंगी, ठीक है ना। आगे बढ़े। और उसके बाद विकसित संसाधन। विकसित संसाधन का मतलब होता है जिनका विकास हो चुका है, ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण उपरांत उपयोग हेतु मात्रा और गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। विकसित देश कहते हैं उसे वे देश जो डेवलप हो चुके हैं। भारत एक विकासशील देश है। भारत क्या है, एक विकासशील देश है। विकसित देश उन्हें कहते हैं जिनका विकास हो चुका है, जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, ये सब क्या है, विकसित देश है, उनका विकास हो चुका है। तो ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण उपरांत उपयोग हेतु मात्रा और गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है, यानी उनकी मात्रा और गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। किसके लिए, सर्वेक्षण के प्रारंभ जांच पड़ताल कर लेने के बाद उनका गुणवत्ता का और उनका उपयोग हेतु निर्धारण हो चुका है, उन्हें क्या कहते हैं, विकसित संसाधन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, विकसित संसाधन कहते हैं। तो लिख लीजिएगा लोग, ऐसे संसाधन जिसका सर्वेक्षण प्रारंभ उपयोग हेतु मात्रा गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। पूर्व में यह बताया जा चुका है कि संसाधनों का विकास तकनीकी और संभावना पर निर्भर करता है। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, उन्हें कहते हैं विकसित संसाधन। एक चीज यहाँ पे पॉइंट नोट कीजिएगा, ये VVI, ये जितना बॉक्स बनाया रहता है अपनी किताब में ना, ये एग्जाम का दुलरुआ होता है सब, तो इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। देखिए, गुजरात के भुज में, कहाँ पे, भुज में, गुजरात में एक जगह है भुज, सौर ऊर्जा का आधुनिक उपक्रम बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है। कहाँ पे लगाया जा रहा है, भुज में, गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा बहुत बड़े मात्रा में क्या किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद भंडार संसाधन देखिए लो, भंडार, ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं। भंडार संसाधन किसे कहते हैं, तो ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होते हैं। यानी भंडार है उनका, देखो तो लो भंडार है ना, वो उतना सक्षम है कि मानव आवश्यकताओं की क्या कर सकता है, पूर्ति कर सकता है। यानी ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं, और ये पर्यावरण में क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं, हमारे आसपास हमारे इलाके में मौजूद होते हैं, है ना, और मानव आवश्यकताओं की क्या कर सकते हैं, पूर्ति कर सकते हैं। उपयोग हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें केवल भंडारी संसाधन के रूप में देखा गया है। लेकिन अच्छा तरीका से मशीन नहीं है, चाहे क्या करते हैं उनका उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में निकाला नहीं जा रहा है, चाहे उनका अच्छा तरीका से मतलब कि जांच पड़ताल नहीं किया जा रहा है, जिससे वो क्या है, स्थिर है, भंडारित है, अभी उसका उपयोग नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, पर्यावरण में मौजूद है, भंडारित है, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन बढ़िया से प्रौद्योगिक विकास नहीं के कारण वो वैसे ही क्या है, वैसे ही के वैसे ही रखे हुए, उन्हें क्या कहते हैं, भंडारी संसाधन के रूप में जानते हैं। जैसे जल, अब आप बताओ, जल प्राकृतिक में विद्यमान है। अब जल का आप उपयोग कीजिए ना, कितना उपयोग कीजिएगा, जितना मशीन बनाइए आप, एक से एक मशीन बनाइए, जल का नया नया उपयोग कीजिए। हाइड्रोजन अभी तक जो वैज्ञानिक खोजे हैं, और वैज्ञानिक खोजे, इसको और आगे बढ़ाए, प्राकृतिक में तो मौजूद है, अब आप प्रौद्योगिक लाइए ना, नया नया मशीन तकनीक लाइए ना, इसका विकास कीजिए ना, जितना विकास कीजिएगा मानव आवश्यकता को उतना पूर्ति कर सकता है, कभी इसका कमी कभी नहीं हो सकता है। ऑक्सीजन एक यौगिक है जिससे ऊर्जा की उत्पादन की असीमित क्षमता छिपी हुई है, लेकिन उच्च तकनीकी के अभाव में ऐसे संसाधन का उपयोग नहीं हो पा रहा है, बहुत कम मात्रा में हो रहा है ना। अगर आपके पास क्षमता है तो ये सब भंडारी संसाधन है, इसका उपयोग कराइए। किसका, जल का, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, जल किसका योग है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का योग है ना, तो इसका उपयोग कराइए ना आप, इसमें बहुत ऊर्जा है, आप इसका तकनीकी का प्रयोग करके इसका उपयोग कीजिए। तो जल को क्या करेंगे, भंडारी संसाधन के रूप में जानते हैं। कोई दिक्कत, एक लाइन इसको पढ़ लेते हैं।
अपने आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण कर संभाव्य एवं संचित कोष संसाधन की एक सूची तैयार करें। ठीक है, ऐसे लग जाते हैं काम पे, ये भी काम होगा। आगे देखो ना, संचित कोष संसाधन किसे कहते हैं? संचित कोष संसाधन किसे कहते हैं? ध्यान देना लोग, वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंग है। संचित कोष संसाधन भी भंडार संसाधन के भी क्या है? ये अंग है। भंडार संसाधन जैसे जल है ना, जिससे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इनका भी तकनीकी का प्रयोग करके इनको भी उपयोग में लाया जा सकता है। इनका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ। यह भविष्य की पूंजी है। संचित कोष संसाधन क्या है? भविष्य की पूंजी है, भविष्य में इनका उपयोग किया जाएगा। नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में उपयुक्त हो सकते हैं। वर्तमान में इनका उपयोग अत्यंत सीमित है, अभी बहुत कम मात्रा में इसका उपयोग किया जा रहा है। ऐसे संसाधन वन में या बांधों के जल के रूप में संचित है। ऐसे संसाधन कहाँ पे है? तो जंगल में है और बांध के जल में ये सिंचित है ना। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा उपयोग किया जा रहा है, लेकिन संचित कोष संसाधन है, इनका भविष्य में बहुत ज्यादा उपयोग किया जा सकता है। वास्तव में ये भंडार संसाधन के क्या है? तो अंग है। ठीक है ना। अब एक टॉपिक आता है बच्चा सब, जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, सोच रहे हैं आपको बता दें। संसाधन नियोजन क्या है? नियोजन का अर्थ होता है बचा के चलना, कम खर्च करना, कंजूसी करना। नियोजन का मतलब क्या होता है? बचा कर चलना, कम खर्च करना, कंजूसी करना, इसको कहते हैं नियोजन। जैसे आप लोग एक वर्ड सुनिएगा, परिवार नियोजन। परिवार नियोजन, परिवार नियोजन का मतलब होता है कि मात्र परिवार में कितने बच्चे हो? 2 बच्चे हो, मतलब कि कम से कम बच्चे रहेंगे तो परिवार क्या रहेगा? तो सुखी रहेगा। तो एक आता है परिवार नियोजन, ऐसे ही आता है संसाधन नियोजन। अब संसाधन नियोजन का मतलब होता है कि संसाधन हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं, अगर इनको हम बचा के नहीं चलेंगे तो आने वाले फ्यूचर में, माने जो फ्यूचर आएगा उसमें क्या हो जाएगा? संसाधनों का क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। फिर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी, फिर हम क्या करेंगे? दर दर की ठोकरें खाने लगेंगे, भटकने लगेंगे। तो इसीलिए संसाधनों का उपयोग क्या करना? बहुत ही बुद्धिमान से बुद्धि लगा के इसका उपयोग किया जाता है। अगर बुद्धि नहीं लगाएंगे तो ये जल्दी क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। तो इसी को हम लोग संसाधन नियोजन के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? संसाधन नियोजन का मतलब क्या होता है? संसाधनों का कंजूसी पूर्वक उपयोग करना, जितना जरूरी हो उतना ही उपयोग करना, नहीं जरूरी हो तो नहीं उपयोग करना। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि नहाने जाते हैं ना तो 50 बाल्टी पानी गिराते हैं, लगता है कि वो भविष्य को नहवा रहे हैं। अरे ऐसा थोड़े है, 2 बाल्टी पानी से अगर काम चल रहा है तो 10 बाल्टी पानी गिराने की क्या जरूरत है? लेकिन वो तो कहते हैं कि जल तो फ्री है, इसका उपयोग करो ना। कुछ लोग पेड़ पर जाते हैं तो पेड़ पौधों को काट देते हैं ऐसे ही, वो सोचते हैं क्या हो जाएगा पेड़ पौधों को काट देंगे तो, हमारा ना खेत है। तो ये संसाधन को क्या कर रहे हैं? वो खत्म कर रहे हैं। कुछ लोग कोयला को जलते हुए छोड़ देते हैं, मैंने कुछ भी मैंने उसको बनाने का जियान करना, तो जियान नहीं किया था, भोजपुरी में शब्द आता है जियान करना, तो जियान नहीं करिएगा तो उसको क्या कहते हैं? संसाधन नियोजन कहेंगे। ठीक है ना। तो संसाधन नियोजन क्या है? संसाधनों का अच्छा तरीके से उपयोग करना, उनको बर्बाद नहीं करना, है ना, और उनको बचा के रखना, विवेकपूर्ण तरीके से उनका उपयोग करना क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए दिया भी है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन है। दिमाग लगा के उनका उपयोग करना, जहां पे नहीं जरूरत हो वहां पे उपयोग नहीं करना। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या है? संसाधन नियोजन है। वर्तमान परिवेश में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ा है। अगर हम इसका उपयोग अच्छा से नहीं करेंगे, विवेकपूर्ण नहीं करेंगे तो क्या होगा? संसाधन समाप्त हो जाएंगे, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, आप चाह कर भी उस चीज को नहीं प्राप्त करिएगा, आप रोइएगा, भटकिएगा, चिल्लाइएगा, तभी आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। सही बात है कि नहीं है? इसीलिए संसाधनों का उपयोग दिमाग लगा के करना चाहिए ना। अब मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। साबुन आपके घर में है, साबुन है, आए मार उसको रोज लगा रहे हैं, अब खत्म हो गया तो क्या हो गया? पानी तो साबुन घर का लोग नहीं पिए तो क्या होगा? इसीलिए बचा के चलना चाहिए। चलिए समझ ना आगे।
संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन हेतु वर्तमान रणनीति तैयार कर संसाधन नियोजन की प्रथम प्राथमिकता है। देखो, प्रदेश के अंदर पाए जाने वाले खनिजों के उत्खनन एवं भंडार के क्षेत्र की सूची तैयार कीजिए। अच्छा, ये भी काम होगा, आगे देखो, देखना ध्यान से। संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है, सही बात है कि नहीं है? किसी राष्ट्र के विकास के लिए संसाधन का नियोजन जरूरी होता है कि नहीं होता है? अरे घर के विकास के लिए घर की वस्तुओं को बचाना जरूरी होता है कि नहीं होता है? घर के लोग मनमाना उपयोग करेंगे, नहीं जरूरत है तो उपयोग करेंगे, तो घर तरक्की में रहेगा? नहीं रहेगा। वैसे ही देश तरक्की में कब रहेगा? जब देश के लोग संसाधनों का अच्छी मात्रा में उपयोग करेंगे तभी ना। भारत जैसे देश के लिए यह अपरिहार्य है, जहां संसाधनों की उपलब्धता में अत्यधिक विविधता के साथ साथ सघन जनसंख्या व्याप्त है। यहाँ कई ऐसे प्रदेश है जो संसाधन संपन्न है, कई ऐसे भी प्रदेश है जो संसाधन की दृष्टि से काफी विपन्न है, कुछ ऐसे प्रदेश है जहाँ एक भी प्रकार के संसाधन का भंडार अन्य दूसरे संसाधन गरीब है, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि ऐसे प्रदेश है जहाँ खनिज एवं कोयला प्रचुर भंडार है। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कोयला और खनिज का भंडार है। कोयला और खनिज का भंडार है। झारखंड में वो झरिया है, झरिया, जहाँ पे बहुत ज्यादा कोयला पाया जाता है। कोयला 4 प्रकार के होते हैं, जानते हैं ना? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट, है ना? तो झारखंड के झरिया में कोयला का भंडार है, समझ ना, याद रखना लोग, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा कोयला यहाँ पे मिलता है। इस प्रकार बिहार में भी चूना पत्थर एवं पायराइट जैसे खनिजों में धनी है। तो बिहार में कौन सी मिलता है? चूना पत्थर और पायराइट। बिहार में चूना पत्थर, सीमेंट उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। चूना पत्थर का आप लोग पढ़े नहीं केमिस्ट्री में? चूना पत्थर का उपयोग कहाँ किया जाता है? सीमेंट उद्योग में किया जाता है, ठीक है ना? तो चूना पत्थर और पायराइट कहाँ पे ज्यादा मिलता है? तो बिहार में। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा संसाधन ज्यादा है? जल संसाधन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना? क्योंकि वहीं से सभी नदियां निकल के ब्रह्मपुत्र नदी भी उसी रास्ते से आती है, तो अरुणाचल प्रदेश से होकर से आती है, तो वहां पे जल संसाधन का बहुत ज्यादा क्या किया जाता है? तो उपयोग किया जाता है। परंतु कतिपय कारणों से उसका विकास नहीं हो पाया है। राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा की प्रचुरता है, परंतु यह राज्य जल संसाधन की दृष्टि से अति निर्भर है। अरे राजस्थान में तो जल इसमें नहीं है, वो तो बात कौन नहीं जानता है। भारत के अंतर्गत लद्दाख जैसे भी क्षेत्र है जो शीत मरुस्थल के रूप में अन्य भागों में अलग अलग हो गया है, लेकिन यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, जहाँ जल महत्वपूर्ण खनिज एवं मौलिक संसाधन माना जाता है। तो संसाधन नियोजन समझ गए आप लोग? देखना ध्यान से, भारत में संसाधन नियोजन। अब भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। संसाधन नियोजन एक क्या है? जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए आवश्यक क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है। ये क्रियाकलाप संसाधन नियोजन को सोपान है। इन सोपानों के सहारे किसी देश की उपलब्ध संसाधन का सदुपयोग कर उस देश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। संसाधन नियोजन सोपानों को निम्नलिखित वर्गों में बांट कर अध्ययन किया जा सकता है। देखिए, अब कौन कौन वैसे तरीके हैं? तो देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करने के बाद मानचित्र तैयार करना एवं संसाधन का गुणात्मक एवं मात्रात्मक आधार पर उपयोग करना, संसाधन विकास योजनाओं को मूर्त रूप के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल एवं संसाधन नियोजन की रूप में तैयार करना, राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना। ज्ञात कीजिए, बिहार राज्य में सामूहिक भागीदारी की सहायता से आपके आसपास में संसाधन विकास के कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं, ये सब चीजें बतानी है नहीं कुछ इसमें, इससे आंसर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जब संसाधन नियोजन जैसे था वैसे ही संसाधन का संरक्षण है। अब संसाधन नियोजन का मतलब होता है बचा के चलना, संसाधन को कम मात्रा में उपयोग करना, जितना जरूरी है उतना ही करना। अब एक वर्ड आता है संसाधन संरक्षण। क्या है संसाधन संरक्षण? भी संसाधन नियोजन से क्या है? रिलेटेड है ना? संसाधनों को बचाना, संसाधनों को बचा के रखना, है ना? क्या कहते हैं? संसाधनों का संरक्षण कहते हैं। यानी संसाधनों को अगर हम बचा के रखेंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? संसाधनों का संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है देख रेख करना,
देखो, सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के में संसाधनों की अहम भूमिका होती है। जब कभी सभ्यता विकसित होती है एवं संस्कृति विकसित होती है तो उसमें संसाधनों का बहुत बड़ा क्या होता है, तो भूमिका होता है। किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देता है। लेकिन अगर इनका लोग दिमाग लगा के नहीं उपयोग करें, बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग करें, तो क्या होता है, यह समस्या को क्या देता है, तो जन्म देता है। क्या संसाधन को अच्छा तरीका से नहीं उपयोग करना समस्या को क्या देता है, जन्म देता है ना। इन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकता है। संसाधनों का नियोजन और विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो संसाधनों का नियोजित यानी संसाधनों को बचा के और संरक्षण करके विवेकपूर्ण तरीके से खर्च करना ही क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, तो कोई पूछेगा संसाधन संरक्षण क्या है, तो कहिएगा संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से, नियोजित तरीके से उपयोग करना क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्योंकि किसी भी देश के विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण काफी ज्यादा जरूरी होता है। ये हमारे सांस्कृतिक तथा सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, संसाधन का संरक्षण आज से किया जा रहा है बबुआ सब। संसाधन का संरक्षण बहुत दिन से किया जा रहा है, प्राचीन काल से इसका संरक्षण किया जा रहा है। पेड़ पौधे हमारे लिए क्या है, संसाधन है। इनको काटे जाने पर चिपको आंदोलन चला हुआ था, चिपको आंदोलन लोग चलाते थे, है ना। पेड़ पौधों को काटने से बचाने के लिए, जानवरों को मरने से बचाने के लिए, जानवर भी हमारे संसाधन है। जानवर भी क्या है, हमारे संसाधन है। पेड़ पौधे भी संसाधन है, जानवर भी संसाधन है। पृथ्वी पर हर एक वस्तुएं भी हमारी क्या है, तो संसाधन है। ठीक है ना। देखो, प्राचीन काल से संसाधन संरक्षण समाज सुधार को नेताओं, चिंतकों एवं पर्यावरणविदों के लिए एक विभिन्न इस समय महान दार्शनिक एवं चिंतक महात्मा गांधी के विचार देखो क्या है। महात्मा गांधी ने कहा है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, तो कौन कहा था, महात्मा गांधी जी कहे थे। मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ अभियान चलाया था। तो बताओ, नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था, तो मेधा पाटकर ने चलाया था। नर्मदा एक नदी है, नर्मदा और एक नदी है जो काफी ज्यादा क्या हो रही है, तो पॉल्यूटेड हो रही है ना। तो उसी नदी को बचाने के लिए, पॉल्यूटेड नहीं हो, प्रदूषित नहीं हो, मेधा पाटकर वहां के कोई व्यक्ति है, उन्होंने क्या किया था, तो एक अभियान चलाया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब नर्मदा का मतलब ये नहीं कि किसी लड़की का नाम है, ये नहीं, ऐसा नहीं है। नर्मदा बचाओ का मतलब क्या होता है, नर्मदा नदी को बचाने के लिए इसका उपयोग किया था। ठीक है ना, कोई दिक्कत। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया था। बीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि चिपको आंदोलन किसने शुरू किया, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या चलाया था, चिपको आंदोलन चलाया था। एम संदीप पांडे, कौन पांडे, संदीप पांडे ने वर्षा जल संचय कर कुसित भूमि विस्तार किया था। वर्षा जल का संचय कौन किए थे, संजय पांडे जी, है ना। संसाधन संरक्षण की दिशा में अत्यंत सराहनीय कदम है। कोई दिक्कत। संदीप पांडे ने वर्षा जल संरक्षण के उपाय हेतु कुछ बातें बताई थी। गांधी जी जैसे कई चिंतकों का मानना है कि मानव का स्वार्थी और लालची प्रवृत्ति तथा आधुनिक तकनीक की शोषणात्मक क्रियाकलाप संसाधन के तीव्र ह्रास के लिए मजबूर। सही बात है, मानव आजकल बहुत ही क्या हो गया है, तो क्या बोलते हैं उसको, लालची। इसी के चलते संसाधन क्या हो रहे हैं, बहुत जल्दी क्या हो रहे हैं, तो समाप्त हो रहे हैं ना। लेकिन हम लालची नहीं है, थोड़ा सा भी हम लालच नहीं करते, हम संसाधनों को बचा के चलते हैं। पानी, एक बाल्टी पानी से कभी नहीं नहाते, आधा बाल्टी पानी उपयोग करते हैं। ठीक है ना, हमारा नाम। चलो, गांधी जी मशीन द्वारा उत्पादित, देखो, अच्छा, गांधी जी मशीन से जो चीजें उत्पन्न होती थी ना, उनके घोर क्या थे, विरोधी थी गांधी जी। क्यों? क्योंकि मशीनें हमको लालची बनाती है। मशीनें संसाधनों का दोहन कर रही है, जितना कम से कम हमारी जरूरतें रहेंगे उतना कम से कम संसाधन का उपयोग हम करेंगे। और एक्चुअली में हमारी जरूरतें आजकल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, मतलब इतना जरूरत बढ़ चुका है कि हद नहीं है उसका ना जी।
तो महात्मा गांधी ने कहा था जरूरतें जितनी छोटी रहेंगी हम उतना ज्यादा क्या रहेंगे, तो खुश रहेंगे। जितनी जरूरत बढ़ी उतना खुशी खत्म। इंसान की खुशी की जिंदगी, खुशी का, दुख का क्या कारण है? दुख का कारण है लालच। ये नहीं हुआ, उसका मकान बन गया, हमारा मकान नहीं बना, उसका जमीन किना गया, मेरा जमीन नहीं किनाया। ये क्या है? सब ये सब दुख का कारण है। देखिए, बड़े जन समुदाय और उत्पादन के समर्थक थे जिनसे एक बड़ी आबादी बेरोजगारी। अच्छा, महात्मा गांधी ने कहा था ना, महात्मा गांधी ने कहा था कि मशीनों का कम से कम, मशीनों का उपयोग के विरोधी थे महात्मा गांधी। मशीन के उपयोग के विरोधी थे महात्मा गांधी, क्योंकि मशीनें क्या बनाती है? इंसान को बेरोजगार बनाती है। हमारी एक एक बात याद रखिए, यही आंसर क्वेश्चन है। मशीनें इंसान को क्या बनाती है? बेरोजगार बनाती है ना, लोगों का रोजगार छीन लेती है। जो लोग 100 लोग मिलकर कोई रोजगार करते हैं, मशीन आके उस 100 लोग का पेट पर क्या मार देती है? लात मार देती है। समझ रहे ना? आज नहर खोदा रहा है, पहले देखते थे हम लोग 5वां 6वां में पढ़ते थे तो कई माने 500 मजदूर जो है ना काम करते थे लोग, 500 मजदूर कुदारी लेके खेत नहर में काम कर। अब मजदूर दिखाई दे रहा है जी? अब आता है वो क्या बोलते हैं, मशीन, हाँ जेसीपी। अब बस हो गया, चलो ये मजदूर का उसमें जरूरत नहीं है। तो मजदूर के पेट पर लात मारा गया कि नहीं मारा गया? तो यही महात्मा गांधी कहते थे ना कि मशीनें के विरोधी थे। देखो, मानव तकनीकी के शोषणात्मक दोहन प्रक्रिया डाकू की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। डाकू की अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन आएगा तो कहिएगा कि मानव एवं तकनीकी की, मानव एवं तकनीकी यानी मानव और तकनीक का जो विकास हुआ है, टेक्निक का, मशीनें निकली हुई है, एक से एक औजार निकले हुए हैं, वो क्या करती हैं? वह अर्थव्यवस्था को क्या कर रही है? तो शोषित कर रही है। इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा? डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा गया है। ठीक है ना? मानव एवं तकनीकी की शोषणात्मक दोहन प्रकृति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है ना? याद रखेंगे इस बात को। देखिए, संसाधन के संरक्षण है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है? पूरे विश्व स्तर पे अनेक सम्मेलन हुए हैं। जैसे 1968 में क्लब ऑफ रोम, बताओ क्लब ऑफ रोम सम्मेलन कब हुआ था? 1968 में। क्वेश्चन पूछेगा, क्लब ऑफ रोम सम्मेलन 1968 में, क्लब ऑफ रोम सम्मेलन 1968 में। ठीक है, क्लब ऑफ रोम ने इसकी 1968 में क्लब ऑफ रोम इसकी वकालत की थी। और 74 ईस्वी में सुमशेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में, बताओ सुमशेर ने कौन पुस्तक लिखा है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। कब निकला हुआ था? 1974 में। 1974 ईस्वी में सुमशेर की एक पुस्तक थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल में संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित हुए। ये इसमें क्या चीज है? गांधी जी के विचार है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल माने छोटा चीज बहुत ही सुंदर होता है। ये महात्मा गांधी छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढते थे, तो महात्मा गांधी का क्या है? तो विचार इसमें वर्णन किया। सुमशेर की पुस्तक है। बर्टलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत 1987 का प्रतिवेदन भी संसाधन संरक्षण के संबंध में विश्व जगत की दृष्टि खोलने के कारगर सिद्ध हुआ। इसमें सतत विकास है ना, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्प के साथ साथ संसाधन संरक्षण पर बल दिया गया है। इसी रिपोर्ट को बाद में हमारा साझा भविष्य और कॉमन फॉर फ्यूचर शिक्षा से भी दास्त्रे प्रकाशित किया गया। देखना ध्यान से, रियो, देखो रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था कब? 1992 में। और रियो डी जेनेरो कहाँ है? तो ब्राजील में है। कहाँ पे है? ब्राजील में है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, है ना। इस संदर्भ में एक सुनियोजित प्रयास किया था। पुनः 5 साल के बाद, कितना साल के बाद? 5 साल के बाद न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। फिर 5 साल के बाद न्यूयॉर्क में क्या हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और फिर 2002 में जोहान्सबर्ग में, है ना, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो पृथ्वी सम्मेलन 3 को याद रखिएगा, 1992, 1997 और 2002। ये 3 को पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पहला हुआ था रियो डी जेनेरो में, दूसरा हुआ था कहाँ पे? दूसरा हुआ था न्यूयॉर्क में, और तीसरा हुआ था जोहान्सबर्ग में। तीसरा कहाँ पे हुआ था? जोहान्सबर्ग में तीसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन क्या है? तो पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए पृथ्वी पे जो
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिससे वातावरण काफी ज्यादा गर्म हो रहा है। इसी को बचाने के लिए विश्व के बहुत सारे लोग जो है ना वहां पे इकट्ठा हुए थे, अलग अलग जगहों के माने राजकर्मी गए हुए थे, देश के लोग गए हुए थे, और वहां पे व्यवस्था हुआ कि कैसे गर्मी को कम किया जाए कि आने वाले फ्यूचर में लोगों को दिक्कत ना हो और भविष्य बना रहे। ठीक है ना। एक टॉपिक आता है बच्चा सब याद रखना लोग, सतत विकास की अवधारणा क्या होती है। सतत विकास की अवधारणा क्या है? देखो, सतत विकास की अवधारणा, यहीं से आंसर लिख लीजिएगा आप लोग। संसाधन मनुष्य के जीविका का आधार है, राइट। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों का सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है। यानी संसाधनों का सतत विकास हो सके और गुणवत्ता बनी रहे, संसाधन हमेशा बने रहे। संसाधन प्राकृतिक प्रदत्त उपहार है। संसाधन प्रकृति के द्वारा क्या है? दिए गए उपहार है, कि अवधारणा के कारण मानव ने इनका अंधाधुंध दोहन किया है। संसाधन को लोग समझ लिया कि फ्री में दिया गया है, मानव प्रकृति ने फ्री में दिया है, इसीलिए मानव उनका दोहन कर रहे हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हो गई है। व्यक्ति के लालच, लिप्सा ने संसाधनों का त्रिवम दोहन कर संसाधनों के भंडार में चिंतनीय ह्रास ला दिया है। संसाधनों के केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन, खास लोगों के हाथ में आने से समाज दो स्पष्ट भागों में बट गया है। संपन्न लोगों द्वारा स्वार्थ के वशीभूत होकर संसाधनों का विवेकहीन दोहन किया गया, जिससे विश्व परिस्थिति के घोर संकट की स्थिति उत्पन्न हुई। भूमंडलीय तापन, देखो संसाधन जब खत्म हो रहा है तो क्या हो रहा है? भूमि पर तापन बढ़ रहा है। ओजोन परत का क्या हो रहा है? क्षय हो रहा है। ओजोन परत के क्षय के लिए कौन गैस जीर्णमार होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन कार्बन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ओजोन परत के क्षय के लिए कौन सी गैस जीर्णमार है? तो कहिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है ये सब चीजों से, है ना। मिट्टी का क्षरण हो रहा है, मृदा क्षरण हो रहा है, मिट्टी का क्षरण हो रहा है, भूमि कट रही है, अम्लीय वर्षा हो रही है। अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है? SO2 गैस होता है। अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है? SO2 गैस होता है। असमय ऋतु परिवर्तन, अब ऋतु परिवर्तन भी असमय हो गए हैं। कभी वर्षा हो जा रहा है, बरसात के दिन में कभी बारिश नहीं हो रहा है ना। और परिस्थिति संकट ऊपर हो गया, जिससे कि हमारी स्थिति व्याप्त हो गई है। अतः इन स्वार्थी तत्वों या देश द्वारा अनवरत विद्रोह चलता रहा तो पृथ्वी जैव संसार विनाश के आगोश में समा जाएगा। अगर ऐसा चलता रहा तो क्या होगा? एक दिन पृथ्वी पर विनाश हो जाएगा ना। उपयुक्त परिस्थितियों से निजात पाने, विश्व शांति के साथ जैव जगत को गुणवत्तापूर्ण जीवन लौटाने के लिए सर्वप्रथम समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा अपरिहार्य है। दूसरे शब्दों में संसाधनों का नियोजन उपयोग होना आवश्यक है। इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। ऐसी धारणा ही सतत विकास की धारणा कही जाती है। स्टूडेंट, अगर आपसे कोई कहे कि सतत विकास अवधारणा क्या है, तो आप उसको आसानी से उसका जवाब दीजिएगा। कैसे कहिएगा? देखिए, सतत विकास अवधारणा का मतलब होता है कि ऐसा विकास जो जीवन पर्यंत चलते रहे। मानव जो है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करता है। संसाधन ही नहीं रहेंगे तो हम उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। अतः हमें संसाधनों को बचा के उनका अच्छा तरह संरक्षण करना चाहिए। संसाधन को जितना जरूरत है उतना ही विकास करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो पृथ्वी पर बहुत सारे कमियां उत्पन्न आ जाएंगी, विश्व में बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न आ जाएंगी। जैसे ओजोन परत का क्षय हो रहा है ना, पृथ्वी पर तापन बढ़ जाएगा, सब भूक्षरण हो सकता है, भूस्खलन हो सकता है, यानी बहुत सारी समस्याएं क्या हो जाएगी तो पैदा हो जाएगी। इन्हीं सब समस्याओं से बचने के लिए हमें अपने आप से जो है ना संसाधनों का बचा के चलना चाहिए। इसी को सतत विकास अवधारणा के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? यानी क्या कहिएगा? संसाधनों का बचा के चलना चाहिए, संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। अगर हम इनका उपयोग नहीं करेंगे तो हमारे लिए समस्या हो जाएगा। ओजोन परत में क्षय हो रहा है, भूमि स्खलन हो रहा है, ये सभी चीजें हो रही हैं, इन्हें बचा के चलना चाहिए। तभी इसी को सतत विकास अवधारणा कहते हैं। अवधारणा का मतलब होता है कि हमें अपने आप से एक हमें अपने आप से मतलब नियम बनाने चाहिए। हमें अपने आप से क्या बनाने चाहिए? नियम बनाने चाहिए, जिस नियम पर चलना चाहिए सभी लोगों को। ठीक है ना? कोई दिक्कत? आई होप दैट यह चैप्टर आपको समझ में आया होगा।
अब इसका आंसर क्वेश्चन रह जाएगा, तो मैं इसका आंसर क्वेश्चन भी करा दूंगा। यहाँ पे देखिएगा पृथ्वी सम्मेलन क्या है, तो 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो में किया गया, जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों ने के लगभग 118 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन का उपयोग ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता कार्यक्रम 21 एवं रियो डी जेनेरो पर समझौता किया गया। कार्यक्रम 21 एजेंडा क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास यूएनसीईडी के तत्वाधान में रियो डी जेनेरो सम्मेलन में 800 पृष्ठीय एक घोषणा पत्र है। कार्यक्रम 21 एजेंडा क्या है, तो एक प्रकार का 800 पन्ना में लिखा गया एक एजेंडा है, जिसमें सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रम को लाया गया। कोई दिक्कत? बाकी आंसर क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। आंसर